dear viewers and listeners, and welcome to another exciting episode of NCR Insights Real to Reality podcast series. This podcast is dedicated to featuring esteemed speakers who offer fresh insights into the contrasts between real life experiences and the textbook knowledge. Join us as we debunk the common misconceptions and explore the intriguing world through our podcast. Today, we are thrilled to welcome Dr. Pawan Kumar Shukla, a distinguished figure at our college and the esteemed professor and head of the ECE branch. We are excited about the enlightening discussion ahead, so let's dive straight into it. वेलकम सर एनसीआर इनसाइट्स के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत ठाकुर हार्टली वेलकम करता हूँ आपको हमारे एनसीआर इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पे आपने हमें इतना टाइम दिया। Thank you very much. Thank you and your team for inviting me for such a wonderful talk. सर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताते कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर एजुकेशन से लेकर के आपकी इंजीनियरिंग एंड अभी तक की जर्नी के बारे में बताएं। ओके, सो मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, मैं इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग NIT ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। और इससे पहले मेरी एकेडमिक जर्नी पिछले 22 सालों से जो भिन्न भिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रही है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, डिजिटल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एंटीना। सो बेसिकली the electronics and communication engineer is a combination of core electronics and telecommunication. So my core specialization is telecom, and the journey of last 22 years, it is comprising of core academics as well as research and the different administrative positions I held during my last 22 years. So basically the interaction with the students, a large number of students have been guided or mentored by me during this time period, and I feel proud to be a teacher. यस सर, हर कोई टीचर होने पे प्राउड ही होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि आपका मोस्टली जो है वो रिसर्च पार्ट में रहा है, तो सर आप हमें बता सकते हैं कि किस, जैसे आपने बताया एंटीनास पे आपने रिसर्च करा है, तो सर आप कुछ बता सकते हैं कि एंटीना पे आप अपनी रिसर्च के बारे में कि आपने क्या करा उस पर? एक्चुअली रिसर्च एक ऐसा एरिया है विच इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। जनरली हम एकेडमिशियंस से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल द एकेडमिशियंस मस्ट बी गुड रिसर्चर्स, बट it is not possible because of many things. But research knowledge पर बेस्ड होती है। जितना आप पढ़ेंगे आपके अंदर रिसर्च को लेकर के उतना ही अच्छा ओरिएंटेशन क्रिएट होगा। और जो ख़ास तौर पे जो मैं अपने रिसर्च की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक जो कम्युनिकेशन के फील्ड हैं, जैसे ख़ास तौर पर मैं अगर बात करूं एंटीना की, तो एंटीना आज की डेट में लगभग हर कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो वायरलेस मोड में चलता है वो बगैर एंटीना के काम ही नहीं कर सकता है। तो आज की डेट में जो एंटीना है उनका जो डायमेंशन है, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, फैब्रिकेशन है, डिज़ाइन है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन चेंज होता जा रहा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो डिवाइसेज हैं ये डिवाइसेज भी चेंज होती जा रही हैं। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है इस पर्टिकुलर डोमेन में, तो
जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी डेफिनेटली रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा डोमेन ओपन हो जाता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है रिसर्च के रिलेटेड। जैसे अभी अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर में, जो कि ये कहा जाता है कि ग्रेजुएशन बेस्ट टाइम होता है अगर अपनी फील्ड को चूज़ करने के लिए कि हम इन फ्यूचर कहाँ पर अपने आप को करना चाहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स कैसे प्रोजेक्ट्स पे उसे जाना चाहिए एंड स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए कि एक प्रोजेक्ट को स्क्रैच से लेकर वो फाइनल पेपर पब्लिशमेंट या फिर पेटेंट तक हो जा सके। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक स्टूडेंट के रिसर्च का सवाल है, स्टूडेंट के रिसर्च के लिए स्टूडेंट अगर कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई करता है तो उसका जो एकमात्र मकसद होता है वो होता है नौकरी। रिसर्च बहुत ही, मुझे लगता है शायद आज की डेट की जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, उनमें अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च आई डोंट थिंक कि 0.1% से भी ज़्यादा बच्चों का माइंडसेट होता है। क्योंकि रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोर नॉलेज, बुकिश नॉलेज। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, आपको रिसेंट अपडेट्स पता हो, डेवलपमेंट्स पता हो, आपको वो सारी चीज़ें पता हो जो पास्ट में हो चुकी हैं, तब आप कहीं आगे का सोच पाते हो कि यस आगे क्या है, आगे क्या हो सकता है। और उस स्टेज तक स्टूडेंट लाइफ में पहुंचना मुझे लगता है कि शायद बहुत कम बच्चों का ही ओरिएंटेशन होता है, बट डेफिनेटली इट शुड बी देयर। बीइंग एज अ टीचर मैं जब बिल्कुल कहूँगा कि इस तरीके के बच्चों को हमें रिसर्च के लिए प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज दे आर द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे बढ़ कर के अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन करते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर पढ़ करके फिर ये रिसर्च करते हैं। और यही कुछ एक्चुअली जो सही मायनों में अगर हम देखें तो एकेडमिक्स में अगर कुछ सही मायनों में कोई कुछ कर पाता है तो ये वही रिसर्चर्स हैं जो स्टूडेंट लाइफ से ही अपना माइंडसेट रिसर्च की तरफ ओरिएंट करते हैं। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं मीन्स इस रिसर्च में किसी स्टूडेंट को जाना है तो स्टूडेंट्स की भी उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एंड प्लस आपको लगता है इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, या फिर मीन्स जैसे अभी करिकुलम्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली कॉलेजेस में करिकुलम्स को शॉर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स द प्लेसमेंट ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। तो आपको क्या लगता है मीन्स करिकुलम को रिसर्च ओरिएंटेड जैसे पहले था वो रखना चाहिए? नहीं, क्यूरिकुलम तो देखो, चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है तो प्रोफेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कभी भी कोर्सेज रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज इंडस्ट्री ओरिएंटेड, दे आर ऑलवेज जॉब ओरिएंटेड। रिसर्च ओरिएंटेड एक माइंडसेट होता है जो स्टूडेंट को खुद ब खुद डेवलप करना होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। यू कैन नॉट क्रिएट दैट माइंडसेट। जॉब माइंडसेट से तो वो एडमिशन लेता है, उसका एक ही टारगेट है, मुझे फाइनल ईयर तक पहुंचने के बाद एक जॉब चाहिए। रिसर्च का माइंडसेट वो होता है कि जिसको जॉब की चिंता नहीं होती है, उसको होता है कुछ नया करना, उसको इनोवेशन की चिंता होती है। तो वो एक माइंडसेट ऐसा होता है जिस माइंडसेट को अगर जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, अगर वो पहचान पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है और उसको प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली दोज स्टूडेंट्स कैन डू समथिंग बेटर। एंड सर सोसाइटी, बिकॉज सर हर जगह पे सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट से सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जहाँ तक रिसर्च की बात है, रिसर्च में सोसाइटी का ऐसा कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक बंद कमरे में बैठकर आप अपने दिमाग और दुनिया जहान की सारी इन्फॉर्मेशन और सारे नॉलेज को कलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो सोसाइटी का इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है जितना कि आपकी खुद की मेहनत, लगन और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का होता है। सर आपका अगर हम बात करें, आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो अराउंड 22 ईयर्स की हो चुकी है, जिसमें आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी है। तो सर मेरा डाउट ये है कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत टीचर्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरी में हमेशा करते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं और एक एवरेज होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी करना सही है या फिर मीन्स स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि कैटेगराइज करना ही नहीं चाहिए। कैटेगराइज करने से जिसमें अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की चांसेस होते हैं वो भी शायद ख़त्म हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो अच्छा होता है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम किसी स्लो लर्नर को कैटेगराइज कर देते हैं तो वो जीवन भर स्लो लर्नर ही बना रहता है।
तो आई डोंट थिंक कि कैटेगराइज करना अच्छी चीज़ है। सर आप अपने प्रोफेशनल जर्नी से एक दो या एक एग्जांपल बताते, इतने बैचेस को आपने पढ़ाया होगा, एक दो एग्जांपल्स बताते कि मींस वो एक स्लो लर्नर था बट एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन या फिर अपनी स्टडीज़ के एंड में उन्होंने एक अच्छा पैकेज किया या फिर एक अच्छी जगह पे अचीव करा। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, 4 साल की एक अपनी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेशनल जर्नी कवर करने जब आप एंटर करते हो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप अपना पास्ट भूल जाओ। आप अपने मन में कोई ऐसा बर्डन मत रखो कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वेरी गुड एकेडमिशियन, और मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, कुछ बहुत अच्छा मैं करके आया, कुछ कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत अच्छा करके आया बहुत बुरा करके आया। क्योंकि हमने देखा है ऐसे कितने सारे बच्चे होते हैं जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आते हैं, और फाइनली जब बीटेक 4 साल की होती है तो उसके बाद वो कहीं के नहीं रहते, ना कोई जॉब होती है, ना कोई अच्छा रिजल्ट होता है, और ना ही कुछ अच्छा कैरियर होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता है, बट विद इन दोज 4 ईयर्स उनकी मेहनत या उनका जो एक अपने टारगेट के लिए जो उनकी अपनी एक जिद होती है, वो उनको बहुत अच्छी जगह ले जाती है। तो ऐसे एक नहीं, मतलब मैं तो अपने इतने बड़े कैरियर में लगभग 500 ऐसे एग्जाम्पल मेरी टिप्स पे हैं जिनको मैंने देखा है कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए। तो मेरा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि दीज 4 ईयर्स कैन चेंज द कंप्लीट लाइफ। तो इसमें ना ही अपना कोई पास्ट लेकर एंटर करो, और ना ही कोई ऐसा मिथक लेकर एंटर करो कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। सर आपने मिथ की बात की, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा चलता हुआ आ रहा है बहुत पहले से कि जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, लड़का है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, लड़की है तो डॉक्टर्स में जाएगी, बाकी के जो कोर्सेज जैसे कि हमारा आर्ट्स हो गया उसमें मीन्स बहुत ही कम इंटरेस्ट शो करते हैं, खास करके अगर हम बात करें तो जो रूरल एरियाज होते हैं उस साइड में। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मीन्स हर जगह ये फाइंड आउट भी तो करना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो किस जगह अच्छा है। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकली बहुत टफ है एक्चुअली। बच्चे के लड़के के लिए इंजीनियर और लड़की के लिए डॉक्टर, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सोच बहुत सीमित है, और सोच इसलिए सीमित है क्योंकि हमने देखा ही वही है, हम जानते ही उतना है। तो अगर हम जानते ही नहीं है तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, या हम कैसे अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम नई नई चीज़ें रोज़ डिस्कस करेंगे? जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे डिस्कस करेंगे? और जो वो बच्चा जो जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है वो न जानता है कि लॉयर का कैरियर क्या होता है, ना वो जानता है कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ना वो जानता है कि फॉरेन कैसे जाया जाता है, ना उसको पता है कि दुनिया जहान के इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उनका क्या कहाँ से शुरू होती है कहानी। तो जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बस सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर में ही तो कहानी ख़त्म हो गई। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को खुद ही हैंडल करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने 35 साल 40 साल के अपने फादर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अपने छोटे से बच्चे को वो पूरा नॉलेज, वो अपनी ही दुनिया में परेशान है, तो ये जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को खुद, जैसे आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग जो मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मैसेज बच्चों को अगर जल्दी कम एज में मिल जाएगा कि नहीं हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग। सर तो आपको ये लगता है कि जो स्कूल्स होती है या फिर जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को करिकुलम या फिर जो कोर्सेज है उनके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, और उनकी जो एक्सपर्टीज होती है जिसमें वो मीन्स ग्रेट अचीव कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर जाना चाहिए, या फिर जो भी चलते आ रहा है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही काफ़ी रहेगा। गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से चीज़ें कर रही है, जो इनिशिएटिव ले रही है, वो इस डायरेक्शन में बहुत ले रही है। बहुत आप देखोगे इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके की मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं, होती रहती है, बट स्टूडेंट का अपना एक माइंडसेट होता है कि ये तो सब यूजलेस है, वो उसमें से कोई भी अच्छी चीज़ निकालना ही नहीं चाहता। तो उसके इंटरेस्ट की चीज़, या बच्चा भी केवल उसी की बात सुनता है जो उसका फेवरेट मेंटर होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अपने कैरियर को एक्सप्लोर करने वाला पॉइंट है, ये कैरियर को एक्सप्लोर करने वाला जो पॉइंट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि खुद स्टूडेंट को ही करना। सर हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, आप उसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बता सकते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को, आज की डेट के नए युवा को मल्टी डायमेंशनल बनाती हैं। और ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि कहीं भी कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, खास तौर पे एजुकेशन में। ना ही एजुकेशन अर्ली एज में कोई किसी तरीके का फाउंडेशन दे रही है, और ना ही आपके बड़े होने पर जो भी आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, कॉमर्शियल एजुकेशन है, या टेक्निकल एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, सारी की सारी एजुकेशन आज की डेट में बहुत लिबरल और मल्टी डायमेंशनल है। ओके, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम मेंबर्स फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू।